आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और ये हमारे सामने एक प्यारी सी बच्ची बैठी है क्लास 12th की। इसका नाम है प्रियंका, आर्मी स्कूल से, आगरा कैंट आगरा से। ये बच्ची हमारे पास पिछले 3 साल से जुड़ी हुई थी। इसने 10th भी हमसे ही पढ़ी है और 11th 12th भी हमसे ही पढ़ी है फिजिक्स। ठीक है, तो प्रियंका सबसे पहला प्रश्न बेटा मेरा ये है आपसे कि जब आपका रिजल्ट आया जिस दिन, पहले तो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट खिंच गया है इस लॉकडाउन और इस कोरोना के चक्कर में। कहाँ रिजल्ट आने वाला था अप्रैल में और कहाँ रिजल्ट आया जुलाई में। आपका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैं तो सुबह जब से आया था तब से शाम तक लगी हुई थी, पर साइट नहीं खुल रही थी। फिर अच्छा। मैंने सारे फ्रेंड्स का आ गया था, मेरा ही नहीं आया था। तो फिर अच्छा। मैंने दूसरे किसी से बोला चेक करने के लिए मेरा, तो उन्होंने देख के फिर मुझे भेजा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरा ही है रिजल्ट। फिर मैंने अच्छा। फिर एक और किसी से बोला, फिर उन्होंने भी देख भेजा, तो फिर मुझे कंफर्म हुआ है मेरा है। फिर मैंने भी अच्छा। बाद में देख लिया। अच्छा, फिर पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? खुश थे। ये जो आपने मेहनत की है, और ऑब्वियस सी बात है कुलदीप की तरह ही कुछ कुछ आप भी थी, वो भी जैसे शांत रहा करता था, आप भी काफी शांत रहा करती थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? एक मतलब एक पढ़ाई में या मोटिवेट में, आपका कोई बड़ा भाई बहन या पेरेंट्स में से? भाई बहन तो कोई मेरा बड़ा है नहीं, मतलब अच्छा। छोटा भाई है, अच्छा। 3 साल छोटा है। हम्म। तो मम्मी पापा ने किया जितना सपोर्ट किया वैसे। अच्छा अच्छा, तो मम्मी कैसे मैनेज तो करती थी, क्या कहती थी आपसे? नहीं, मतलब वही कि पढ़ो पढ़ो कहती थी। और खाना खिलाना टाइम पर, काम हाँ। जब बहुत देर तक पढ़ते हैं तो टाइम पे सो जाओ बोलते हैं। हम्म। वैसे ही वाला सपोर्ट करती थी। अच्छा। और कोई फोर्स नहीं करना कि इतने लाने हैं नंबर या इतने करने हैं। अच्छा अच्छा, एक मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा स्कोर जो आपका आया है 96% के आसपास, तो ये लाने के लिए हमें लगभग दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना कर सकते हो एक दिन में। और घंटे में तो वैसे मैटर नहीं करते, कितनी देर आप समझ पाते हैं वो मैटर करता है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन पूरा समझ के करते हैं तो वो इफेक्टिव होंगे, कि हम्म। आप 8 घंटे पढ़े हैं उसमें भी 1 घंटा भी समझ नहीं आएगा तो वो फायदा नहीं। मैं तो वैसे उतना ही पढ़ती थी जितना नॉर्मली होता है टाइम, वैसे टाइम तो मिलता भी नहीं है ना। हम्म। तो 4 5 6 घंटे ही पढ़ती पाती थी अगर मैं सबसे ज्यादा भी। अच्छा, तो आपने कोई टाइम टेबल वगैरह बनाया था या रैंडम जो टॉपिक होता था उसके हिसाब से कैसे आपने किया, क्या स्ट्रेटेजी थी? नहीं, टाइम टेबल मैं बनाती तो बहुत बार थी, पर फॉलो करने में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, टाइम हाँ। मैनेज नहीं हो पाता अच्छे से। तो फिर मैं रोज़ टारगेट्स बनाती थी कि आज ये टॉपिक करने हैं या आज इतने इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, तो उस हिसाब से ही करती थी मैं। टाइम मतलब टेबल के हिसाब से मैं कर नहीं पाती। हाँ, मतलब और ये कंक्लूजन भी है सारे बच्चों के लिए कि आप टाइम टेबल बनाने के बजाय, यदि आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है तो आप टाइम टेबल के बजाय एक डेली टारगेट फिक्स करो कि आज मेरे को दिन में ये टॉपिक कर लेने हैं। तो वो ज्यादा एक अच्छा प्लान है बजाय टाइम टेबल के, अगर किसी से फॉलो नहीं हो रहा है ना? ठीक है। तो प्रियंका, आपके हिसाब से जो ट्यूशंस में या कोचिंग्स में या स्कूल में फिजिक्स का सिलेबस या बाकी सभी लगभग सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म करने का एक आइडियल टाइम क्या है? लगभग कब तक ये सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए जिससे कि हम रिवीजन भी स्टार्ट कर सकें फिर अपना? दिसंबर तक काफ़ी होता है, क्योंकि उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स के लिए फाइल वाइल बनाने लग जाते हैं बच्चे को, टाइम भी नहीं हम्म। मिल पाता रिविजन का। और प्री हम्म। बोर्ड भी शुरू हो जाते हैं। हम्म। दिसंबर तक काफ़ी है। लेकिन वैसे तो एक बच्चे को सोचना ही चाहिए इतना ज़्यादा सिलेबस के बारे में, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि कब कराना है, कोचिंग वाले को भी। और स्कूल वाले तो अक्टूबर में ही करा देते हैं खैर। तो हम्म। ट्यूशन टीचर्स को एक, अगर आप एक्सपीरियंस ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हैं तो हम्म। उनको तो पता ही होता है कि कितना टाइम ज़रूरी है रिविजन के लिए और हम्म। कितना कब करा देना चाहिए इसको। हम्म। बाकी कंप्लीट तो कोई भी जल्दी-जल्दी करा सकता है। हाँ। अच्छा, प्रियंका, प्री बोर्ड में मार्क्स आपके कितने थे? और प्री बोर्ड में अगर मार्क्स आपके नहीं आते, अच्छे नहीं आते या जो भी था, तो प्री बोर्ड से आपने क्या सीखा कि मेरे को अब कैसे बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है? अब प्री बोर्ड में जितने बोर्ड्स में अच्छे थे उससे तो कम ही थे प्री बोर्ड में, क्योंकि प्री बोर्ड का चेकिंग थोड़ी सी हार्ड होती है और पेपर भी थोड़ा सा टीचर लोग ऐसा हार्ड हार्ड सा बनाते हैं हम्म। सारे सारे सब्जेक्ट्स में वैसे तो। हम्म। हम्म। तो प्री बोर्ड देके बच्चे का एकदम से वो डाउन हो जाता है मोरल की, अब शायद अच्छी से तैयारी नहीं हो रही है, प्रिपरेशन हम्म। नहीं है। हम्म। तो मेरा भी हो गया था, लेकिन
उससे देना ज़रूरी तो होता है, क्योंकि अगर आप वो देते हो तो आपको कम से कम लगता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं या मैंने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी। तो अगर 2-3 प्री बोर्ड भी स्कूल में होते हैं, 3-4 बार 2-3 बार रिवाइज़ भी हो जाता है, तो फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन प्री बोर्ड के मार्क्स जो हैं, बोर्ड के मार्क्स नहीं बताते हैं। वो आपको उस टाइम पे प्रिपरेशन का लेवल बताते हैं कि उस टाइम पे कितना था आपका। मतलब प्री बोर्ड को सीरियसली देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो आप ये सोचो कि आपके इतने ही आएंगे, आप और मेहनत करो और बोर्ड में आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके मार्क्स को लेके ऐसे दुखी नहीं बैठना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, गुड। एनसीईआरटीज है हमारी, स्पेशली फिजिक्स में या मैथ्स में, क्या ये एनसीईआरटीज काफी हैं हमें 95 या 95 प्लस दिलाने में फिजिक्स में? काफ़ी तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। मतलब आप स्किप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हम्म लास्ट टाइम पे रिस्क भी नहीं ले सकते ना, अगर हम पेपर देने जा रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हम्म अगर हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ दें तो नुकसान हम्म क्यों करना। तो हम्म इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, जो कि बोर्ड में आने लायक नहीं होते। हम्म लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, हम्म लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं। और अगर हम्म एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्लियर होती जाती हैं, और ऑब्जेक्टिव वाले में अटकते नहीं है बच्चे। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगा बच्चों के लिए, कि मैंने एक्चुअली पिछले इंटरव्यू में ये नहीं पूछ पाया था बच्चों से, कुलदीप से, कि आपने किस प्रकार से बुक्स फॉलो करी, पहले आप कौन सी बुक करती थी, और कोई अगर आपने रेफरेंस बुक ली थी तो फिजिक्स की वो कौन सी ली थी? मैंने फिजिक्स की कोई रेफरेंस बुक तो नहीं ली कभी भी, पर मैंने नोट्स करती थी आपके। और जो कुछ कुछ मेरे बीच में छूट जाते थे, जैसे कि मैं जिस दिन एब्सेंट हो जाती थी या काम छूट जाता था जब, उसके लिए मैं या तो एनसीईआरटी पढ़ती थी या तो वीडियोस देख लेती थी। और फिर उसके बाद शीट्स करती थी, और फिर एनसीईआरटी करती थी। और लास्ट टाइम पे जो वो होता है दिसंबर के बाद वाला टाइम, तो उसमें मैंने हम्म सैम्पल पेपर्स वगैरह और हम्म जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो किए थे, अच्छा पीवाईक्यूज जो होते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने रेफरेंस बुक तो कोई सॉल्व नहीं करी। अच्छा, ठीक है। तो प्रियंका, ये जैसे आपका सिलेबस मान लीजिए नवंबर या दिसंबर में आप कह रही हैं कि स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या लगता है लगभग हमें कितनी बार रिवीजन कर लेना चाहिए पूरे सिलेबस का, या रिवीजन से कितना बेनिफिट होता है? आपको क्या लगा, आपके कितने मार्क्स बढ़ गए रिवीजन की वजह से? 4-5 वैसे तो 5-6 बार तो एक साल में कर ही लेना चाहिए, अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। हम्म लेकिन अगर सिलेबस खत्म होने के बाद करना है तो 3-4 बार अगर करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी, जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। मैंने तो उतना ही कर पाई थी, 3 या 4 बार या 5 बार ही कर पाई थी शायद। बाकी स्कूल्स के जब प्री बोर्ड्स होते हैं तब भी एक और बार हो जाती है, रिविजन हो जाता है पूरे सिलेबस का। और वैसे हाफ ईयरलीज में भी होता रहता है, और फिर ट्यूशन के टेस्ट होते हैं तो भी बार बार करना पड़ता है। और रिविजन करना जरूरी है, क्योंकि वक्त बाकी हम भूल जाएंगे। टाइम टू टाइम रिविजन होगा तो अच्छे से दिमाग में भी रहेगा। और वही चीज आप अगर उस समय भी करोगे, मतलब जैसे आप ट्यूशन से पढ़ के आए हो उसके बाद घर का रिवाइज करते हो, वो भी काफी फायदेमंद होगा। लेकिन आप एंड टाइम पे भी करोगे तो भी अच्छा होगा। तो मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे तो उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, गुड। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ट्यूशन्स ली, तो आपने 10th में भी यहाँ पढ़ा, आपने 11th 12th में भी पढ़ा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे यहीं कंटिन्यू करना चाहिए, और कितना आपको बेनिफिट हुआ कोचिंग ज्वाइन करके? हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स ने विदाउट कोचिंग या विदाउट ट्यूशन ही किया होगा, तो आपको क्या लगता है कुछ डिफरेंस रहेगा दोनों बच्चों में? मैंने तो इससे पहले 10th से पहले होम ट्यूशन पढ़ा था 9th में, लेकिन हम्म उससे पहले ट्यूशन नहीं था 8th तक। तो अच्छा मतलब मैं ज़्यादा जानती नहीं थी बाहर के ट्यूशन्स के बारे में। हम्म तो जब मैं एमजीसी आई तो मुझे अच्छा लगा, तो वहीं पे मैं रही, टिकी हुई। मैं हम्म कहीं गई नहीं वैसे पता करने, लेकिन सुना था मैंने, मेरे दोस्त जब दूसरे या कोई आता था दूसरे ट्यूशन से, जब अपने फिर दोस्त बन जाते तो बताते थे कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे नहीं होता है, तो उन्हीं से पता चलता था। मैंने कभी ट्राई वैसे किया नहीं, हम्म कि अगर समझ आ रहा है तो मैं ज़्यादा जाती नहीं थी। हम्म लेकिन अगर किसी को ट्राई करना होता है तो करना चाहिए, अपना डाउट है अगर तो किसी पे तो। हम्म लेकिन मुझे तो ठीक लगा था, अच्छा लगा था, इसलिए मैं वहीं पे हम्म रही थी। हम्म और सेल्फ स्टडी वाले जो खुद से पढ़ रहा हो और ट्यूशन वाले में वैसे तो फ़र्क तो होता है, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं देख पाता है, क्योंकि ट्यूशन हम्म में अलग-अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, हम्म टॉपर्स भी होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम्म तो उनके साथ कंपटीशन ज़्यादा मिलता है। और दूसरा, उसको अगर एक सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है, उसको फिर उतने ही नंबर लाने के लिए जितने कोई ट्यूशन पढ़ के ला रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको हर चीज़ खुद से ही करनी पड़ेगी, नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे,
और कोई क्वेश्चन का ट्यूशन में क्या होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन का बहुत लेंथी वे है तो आपको ट्यूशन टीचर एक छोटा ट्रिक्स ही बता देगा जिससे कि जल्दी क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका दिमाग भी खुलेगा। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा उसका इतना दिमाग नहीं खुल पाता क्योंकि उसको लगता है एक ही तरीका है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी साथ में ट्यूशन में तैयारी हो जाती है। और मैं तो मतलब बिना ट्यूशन टाइप वाली नहीं थी, मतलब मुझे लगा मुझे ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी 10th में, तो मैंने लगा लिया। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आपने ये फिर मैनेज कैसे किया इतना समय? जैसे 6 घंटे आप आर्मी स्कूल में थी तो वहां तो रेगुलर जाना होता है, केवीज में भी रेगुलर ही जाना होता है, तो आर्मी स्कूल में आप पहले 6 घंटे आपका स्कूल में जा रहे हैं, उसके बाद 3 ट्यूशंस मान लीजिए तो 3.5 से 4 घंटे वहां भी जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप कैसे मैनेज करती थी? और बाकी फ्रेंड्स वगैरह जैसे जाते हैं ना, घूमते रहते हैं थोड़ा कि चलो थोड़ा चिल करते हैं यार, इधर घूमते उधर घूमते, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? घूमती तो मैं खैर थी नहीं क्योंकि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मुझे घूमना पसंद नहीं है ज्यादा लोगों के हाँ, साथ। वो मैंने एंग्जाइटी भी होती देखा। है। हाँ, मुझे थोड़ी सी सोशल एंग्जाइटी होती है और 2-3 दोस्त हैं गिने चुने मेरे। हम्म और ऊपर से घूमने का तो खैर मेरे दोनों ट्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री के सुबह सुबह थे 5 से हम्म लेकर 7 तक, और उसके बाद हम्म लगातार स्कूल। तो घूमने हाँ का तो टाइम ही नहीं है, ट्यूशन खत्म होता है फिर भाग के दूसरे ट्यूशन में जाओ, तो हाँ बीच में कोई घूमने का टाइम नहीं मिलता। हाँ और फिर स्कूल ट्यूशन से आके जब घर आते हैं तुरंत खाना खा के फिर बाहर की ट्यूशन के लिए जाती थी 3:30 बजे, तो वहाँ पे भी टाइम नहीं होता था, फिर तो थकान हो जाती थी, नींद आती थी, तो सोना और ज्यादा अच्छा लगता था घूमने से। तो इससे अच्छा घर आके मैं सो ही जाती थी, इससे दिमाग भी फ्रेश हो जाता था, सो के उठ के पढ़ने का भी मन करता था। और मैं ना इवनिंग टाइप इंसान हूँ, तो मैं शाम को या रात को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती हूँ सुबह से ज्यादा। सुबह मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैं वैसे भी रात को ही पढ़ती थी। वैसे तो 4 बजे से तैयार होना शुरू होना पड़ता है क्योंकि 5 बजे ट्यूशन होता था, तो 2 बजे तक या 1 बजे तक मैं पढ़ती थी, 9 बजे से लगातार। ठीक है। इतना कर थी। अच्छा, तो मतलब आपने ज्यादातर जो अपना समय निकाला वो शाम को निकाला? हाँ। अच्छा, ठीक है। एक कई बार की 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स को या केमिस्ट्री को या मैथ्स को, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं स्टार्टिंग में। वो फिजिक्स के बारे में बोलते हैं कि ठीक है, या सभी सब्जेक्ट्स के बारे में कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस दौरान आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स और आपके फ्रेंड्स का या टाइम जो है वो ऐसे ही निकल जाता है एक्सपेरिमेंट्स में या फिर चेक करने में या जो भी आप कहें। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, 11th के स्टूडेंट्स जो अभी अभी 11th में आए हैं, वो किस तरीके से अपना मेंटल गोल सेट करें और किस तरीके से आगे बढ़े कि हाँ हमें 12th में अच्छे परसेंटेज ला पाए? अब 11th की स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए वैसे तो। अगर आप सोचोगे कोई नहीं मैं बाद में पढ़ लूंगी या बाद में पढ़ लूंगा, तो काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से फ्लो बना रहता है, रूटीन बना रहता है कि मुझे रोज पढ़ना है, रोज रिवाइज करना है, घर आकर 2 से 3 बार तो रिवाइज करना है अगर एक बार ट्यूशन में पढ़ाया है तो। कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लेकिन आप भाई बोलते जाते हैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, या फिर अभी देख लेते हैं, पहले अलग ट्यूशन में चेक कर लेते हैं, बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, तो काफी लेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा डाउट है कि यार पता नहीं वो ट्यूशन वाला कैसे पढ़ाता होगा, तो देख लेना चाहिए कि डाउट में रहोगे तो फिर ध्यान नहीं लग पाएगा पढ़ने में, लगेगा नहीं मुझे लग रहा है ये गलत पढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये नहीं पढ़ा रहे हैं या ये छुटा रहे हैं, तो फिर चेक भी कर ले। लेकिन अगर नहीं है डाउट तो फालतू में दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ये नहीं करना चाहिए पीछे पीछे। भेड़ चाल में ही जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे भीड़ है यहाँ चलते हैं, यहाँ पे भीड़ है वहाँ चलते हैं करके। और 11th में बहुत सारे लोग ऐसे मजे से करते हैं कि उनको लगता है अरे ये तो 11th इज अ रेस्ट ईयर टाइप, तो उसमें फिर काफी नुकसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव जब टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनमें 11th 12th दोनों का आता है। और 11th सबको पता है 12th से ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि हम 10th तक बहुत ही बेसिक पढ़ते आए होते हैं और 11th में एकदम से थोड़ा हाई लेवल का पता पढ़ने को मिलता है, सबसे ज्यादा फिजिक्स में। और फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं, चैप्टर्स करते जाते हैं, फिर तो और ही लेवल हार्ड होता जाता है। लेकिन तब टाइम बीत चुका होता है जब हम सोच समझ पाते हैं कि 11th इम्पोर्टेंट थी या हार्ड थी थोड़ी सी। तो इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए रोज पढ़ने का, और बस यही है। ठीक है, बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब आपके जैसे 12th में 96% अप्रोक्स आए हैं और आप स्कूल में शायद गर्ल्स टॉपर भी हैं अपने, तो अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है? अब आप क्या आगे किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, कैसे करेंगी? अभी अभी तो मैं वैसे नीट के लिए प्रिपेयर करूंगी। अच्छा। एक बार इस साल भी दूंगी और सोच रही हूँ कि मैं अगले साल भी दूं, एक साल अपना
मैं तैयारी करूँ, एक बार ड्रॉप लेने की सोच रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी 11th इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा। मतलब मुझे लगता है मैंने जितनी मैंने 12th में करी इतनी 11th में नहीं करी। और 11th में से शायद 70% आता है पेपर में। हाँ। हमारे नीट में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस साल थोड़ा अच्छे से दोनों क्लासेस को 11th 12th को स्ट्रांग तो बनाऊं। मतलब आप ये एडवाइस 11th वाले बच्चों को देना चाहेंगी कि 11th को हल्के में ना ले, आगे चल के फिर ऐसा लगता है कि 11th ही कमजोर रह गई, 12th में तो मार्क्स आ गए। हाँ। मतलब 11th को भी मेरे और साथ हो चुका है, और ज्यादा वेटेज दें अगर कायदे से देखा जाए। पर मैंने ऐसे लाइट नहीं लिया था, लेकिन बस मेरी वीक रह गई थी हमेशा से वो। मतलब बैकलॉग होते पहले एक बार छूट जाता है कुछ। मतलब ये कि जितना एफर्ट हमने जितना सीरियस तरीके से 12th के सिलेबस को किया उतना 11th नहीं किया हमने, चाहे वो आप ये कह लें कि 11th था, बोर्ड नहीं था या कुछ भी, या नए नए थे, जो भी चीज है। ठीक है, बढ़िया। तो और एक वो भी कि डाउट क्लियर करने चाहिए अपने ना टीचर्स। हाँ हाँ, ठीक है क्योंकि मैं ठीक नहीं है। कर पाती थी, थोड़ा मुझे डर सा लगता था। हाँ, उससे फिर स्टार्टिंग में। काफी प्रॉब्लम होती है, बैकलॉग बढ़ता जाता है कि ये नहीं आता है, ये टॉपिक छूट गया करके, तो खुद से बार बार पढ़ना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ। उससे अच्छा उसी वक्त पूछो तो समझ लो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा प्रियंका आज आपसे ये है कि जैसे आजकल आप देख रही हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी बच्चों को कि इस साल जो 12th के बच्चे हैं वो किस तरीके से डील करें सिचुएशन को और कैसे पढ़ें? क्या मतलब उनके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? और लॉकडाउन है तो वैसे तो मुझे लगता है कि 12th ही इसके लिए 11th के लिए भी काफी अच्छा है ये, क्योंकि अभी उनको स्कूल जाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब घर में ही पढ़ना है, और स्कूल की अभी क्लासेस भी शायद शुरू नहीं हुई काफी स्कूल में ऑनलाइन। तो घर पे पहले तो छुट्टी मारने में इतना डर लगता था क्योंकि टीचर बहुत टोकते थे अगले दिन जाओ तो अब तो छुट्टी ले भी सकते हैं। टाइम छुट्टी क्या मतलब घर पे ही है, और ट्यूशन आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, दोस्तों के साथ घूमने में भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अभी बहुत टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए, रिविजन के लिए। तो ट्यूशन जो पढ़ते हैं उनको घर पे पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। तो इसको लॉकडाउन को ब्लेसिंग जैसा लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे कि यार इस साल ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो कुछ होने नहीं वाला, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, और आपकी स्टडीज डिस्टर्ब रहेंगी। उससे अच्छा हो रहा है तो एक्सेप्ट करो उस चीज को, और बस टाइम को यूज करो जो मिल रहा है। ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, वो सेकंड लास्ट है एक्चुअली, कि जो अभी आपने देखा है कि 12th का पैटर्न चेंज हो गया है लास्ट ईयर ही। पहले एमसीक्यूज और फिलअप्स नहीं आते थे, अब एमसीक्यूज और फिलअप्स भी आ रहे हैं, तो आपने अपने आपको कैसे एडजस्ट किया, कैसे अडेप्ट किया इस नए सिलेबस चेंज के हिसाब से, और कैसे प्रिपेयर किया एमसीक्यूज और फिलअप्स की प्रिपरेशन? एमसीक्यूज और फिलिप्स के लिए तो वैसे तो कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो बहुत जल्दी जल्दी आराम से हो जाएंगे। ठीक है। पर जो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं उनके लिए नहीं हो पाता है, फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से अच्छे से, तो फिर वो स्कोरिंग पार्ट हो जाता है आपको, जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो वहीं पे मार्क्स कटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने तो वैसे अगर आप डीप डीप पढ़ोगे हर एक चैप्टर में तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, और एनसीईआरटी से क्लियर करते रहोगे, नोट्स बार बार पढ़ते रहोगे, तो मैंने इतना ही किया था। अच्छा, तो आपके जो 95 मार्क्स है फिजिक्स में, आपको क्या लगता है आपके 5 मार्क्स कहाँ कटे होंगे फिजिक्स में? एक तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था जो मुझे पता मेरा पक्का गलत ही था। अच्छा। मैं कंफर्म थी कि गलत ही होगा, तो वहाँ पे 1 नंबर कटे हैं। बाकी मुझे लग रहा है मेरे जो 3 नंबर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में कटे हैं, या तो एमसीक्यू में कटे हैं या तो वो फिलिप्स में कटे हैं। अच्छा, तो जैसे सेक्शन आपको पता ही है कि 1 नंबर वाले भी होते हैं, 2 वाले भी, 3 वाले भी और 5 वाले भी, तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे को किस सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, अब जो अभी सिलेबस पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग? 1 और 2 मार्क्स वाले बस देना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स वाले ना बहुत ही आसान होते हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, तो आप स्टेप मार्किंग भी मिल जाती है आपको कि अगर आपका आंसर गलत है और स्टेप सही है तो उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो 1 नंबर वाले होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर आपका आंसर एक बार गलत हो गया तो गलत ही होगा, कट ही गए। तो वैसे ध्यान देना चाहिए 1 मार्क्स वाले पे भी, क्योंकि वहाँ पे चांसेस कटने के बहुत ज्यादा होते हैं नंबर। और 2 मार्क्स वाले भी काफी कंसेप्चुअल होते हैं, पर वो कंपैरेटिव टू 1 मार्क्स क्वेश्चन आसान हो, और 3 मार्क्स वाले भी 5 मार्क्स जैसे ही हो। मतलब सबसे ज्यादा ध्यान 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मार्क्स को कम कर सकते हैं।
है ना, हाँ, ये 95। इफेक्ट डाल देता है अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए हमें, प्रियंका। और आई विश यू कि आप जो अपना फ्यूचर प्लान लेके चल रही हैं नीट का, वो बहुत जल्दी क्रैक हो और हम दोबारा से नीट से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू कर सकें और टिप्स ले सकें और बच्चों को ये दे सकें। थैंक यू।